तो फिल्म की शुरुआत एक बूढ़े आदमी और उसके नाती के साथ होती है जो एक नीली साइकिल खरीदने के लिए निकलते हैं। जब वे दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने उन्हें बताया कि नीली साइकिलें खत्म हो गई हैं और उसके पास सिर्फ एक लाल साइकिल बची है। यह वह जवाब नहीं था जो वे सुनना चाहते थे। दुकानदार ने बूढ़े आदमी से वादा किया कि वह बाद में वापस आए और तब तक वह नीली साइकिल तैयार कर देगा, लेकिन पता चला कि यह दुकानदार नियमों के मुताबिक खेल नहीं रहा था। जैसे ही बूढ़ा आदमी गया, उसने अपनी टीम को फोन किया और अगले दिन एक स्कूल के मैदान से नीली साइकिल चुराने की व्यवस्था कर दी। उस साइकिल की मालकिन एक लड़की जिसका नाम मटिल्डा था दिखाई दी। वह एक प्यारी बच्ची थी जो बस स्कूल जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह फंस गई थी क्योंकि उसकी प्यारी साइकिल चोरी हो गई थी। इससे भी बदतर बात यह थी कि उसकी माँ की कार जो उसे आम तौर पर स्कूल ले जाती थी पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसकी माँ ने अपने पति मार्कस को फोन करने की कोशिश की जो अभी अभी अफगानिस्तान में अपनी सैन्य सेवा पूरी करके लौटा था। पता चला कि उसे अगले 3 महीनों के लिए ट्रेनिंग करनी थी, तो पापा से भी कोई मदद नहीं मिली। बेचारी मटिल्डा और उसकी माँ के पास खुद ही सब कुछ संभालने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस सुबह मटिल्डा ने अपनी माँ के साथ ट्रेन से स्कूल जाने का फैसला किया। कहीं और हमें 2 लोगों ऑटो और लियोनार्ड से मिलवाया जाता है। ये लोग एक कंपनी के लिए मार्केटर के तौर पर काम करते थे, लेकिन कहें तो वे बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहे थे। वे अपने टारगेट हासिल करने में नाकाम रहे और आखिरकार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनके लिए मुश्किल दिन था। बाद में ऑटो ट्रेन से घर जा रहा था और उसने कुछ अजीब चीजें देखी। उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल अछूता खाना फेंक रहा था। फिर एक दूसरा आदमी था जिसके टैटू थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेले ही पूरी कुश्ती लड़ सकता था। इसके थोड़ी देर बाद मटिल्डा और उसकी माँ उसी ट्रेन में चढ़े। ऑटो जो एक अच्छा इंसान था ने देखा कि मटिल्डा की माँ को सीट नहीं मिली, तो उसने सज्जनता दिखाते हुए अपनी सीट उसे दे दी। सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी अचानक एक धमाका हुआ और ट्रेन पूरी तरह से तबाह हो गई। दुखद रूप से मटिल्डा की माँ और उसके आसपास बैठे सभी लोग जिंदा नहीं बच सके। ऑटो जो भाग्यशाली था कि उसे सिर्फ मामूली चोटें आई, हिल गया था लेकिन जिंदा था। जैसे ही वह घर जाने वाला था, उसने मटिल्डा को देखा जो अपनी माँ की मौत से सदमे और दुख में जमी हुई थी। इस बीच मार्कस जो बेस पर था को अपने सुपीरियर से दिल दहला देने वाली खबर मिली कि उसकी पत्नी एक भयानक ट्रेन हादसे की शिकार हो गई थी। मार्कस को तुरंत छुट्टी पर घर भेज दिया गया। मार्कस अपनी बेटी मटिल्डा के पास लौटा और यह मुलाकात बिल्कुल भी खुशहाल नहीं थी। वह अपराध बोध में डूब गया। खुद को दोष दे रहा था कि वह अपने परिवार की रक्षा करने के लिए काम में बहुत व्यस्त था। अपनी पत्नी को आखिरी बार देखने के लिए दृढ़ संकल्पित मार्कस उसकी लाश की पहचान करने के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी, कहा कि इससे वह भावनात्मक रूप से टूट सकता है, लेकिन मार्कस ने जिद की कि यह कुछ ऐसा है जो उसे करना ही था। इस बीच ऑटो के घर पर वह ट्रेन धमाके के बारे में खबरें देख रहा था। तभी चीजें एक नया मोड़ लेती हैं। खबरों में उपमिन की गई एक मृतक एक गैंगस्टर बॉस था। ये ऑटो के लिए कुछ याद दिलाने वाला था क्योंकि वह उस आदमी को पहचानता था। वह कथित तौर पर जस्टिस के राइडर्स नामक कुख्यात मोटरबाइक गैंग के नेता के खिलाफ गवाही देने वाला एक प्रमुख गवाह था। ऑटो का दिमाग चलने लगा और वह कन्विंस्ड हो गया कि ट्रेन का धमाका कोई रैंडम हादसा नहीं था, यह एक सुनियोजित हत्या थी। वह सीधे पुलिस के पास गया और जो कुछ भी उसे पता था सब कुछ बता दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि उसने एक आदमी को धमाके से पहले ट्रेन से उतरते देखा था और एक दूसरे को अछूता खाना फेंकते हुए, लेकिन ठोस सबूत के पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जस्टिस के राइडर्स के बारे में उसके दावे उनके लिए कुछ नहीं थे। वह बस एक ऐसा आदमी था जिसकी कल्पना जंगली थी। अगले दिन ऑटो ने लियोनार्ड से मिला और उससे ट्रेन की जानकारी सिस्टम में हैक करने को कहा। वह उस आदमी को ट्रैक करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था जो धमाके से ठीक पहले ट्रेन से उतरा था। ऑटो कन्विंस्ड था कि यह आदमी ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। उसने यह भी सोचा कि पुलिस कुछ नहीं करेगी और इसे एक रैंडम हादसे के रूप में नजरअंदाज करती रहेगी। इस बीच मार्कस और मटिल्डा अभी भी उस घटना से पूरी तरह प्रभावित थे। दोनों में से कोई भी उस दिल टूटने को भुला नहीं पा रहा था और आगे बढ़ना असंभव लग रहा था। मार्कस ने अपनी भावनाओं को दबा रखा था, यह सोचकर कि इससे मटिल्डा को जल्दी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन इससे उनके बीच तनाव ही बढ़ गया, जिससे चीजें और मुश्किल हो गई। थोड़े समय बाद ऑटो और लियोनार्ड मार्कस के घर पहुंचे। मार्कस थोड़ा हैरान ने पूछा कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढ लिया। ऑटो ने इसे हल्के में लिया, कहा कि लियोनार्ड सर्वर हैक करने में माहिर है। उसने यह भी खुलासा कर दिया कि उनकी छोटी हैकिंग से उन्हें पता चला कि मटिल्डा का पिता स्पेशल फोर्सेस में काम करता है। ऑटो ने बिना समय गंवाए सब कुछ बता दिया, कहा कि ट्रेन हादसा कोई अचानक घटना नहीं थी, उस ट्रेन में कोई निशाना था और यह हादसा कोई संयोग नहीं था। उसने और लियोनार्ड ने मार्कस को उनके साथ और गहराई में जाने के लिए आमंत्रित किया। यह सुनकर मार्कस ने बिना देर किए सुझाव दिया कि वे बातचीत को उसके वेयर हाउस में ले जाएं। वेयर हाउस में ऑटो ने पूरी कहानी बताई। उसने मार्कस
मार्कस को उस आदमी के बारे में बताया जिसे उसने ट्रेन में देखा था, जिसे वह यकीन था कि उसने पूरे हादसे को एक दुर्घटना की तरह दिखाने के लिए तैयार किया था। उसने बताया कि निशाना कोई बड़ा गैंगस्टर लीडर लग रहा था। ऑटो ने यह भी कहा कि वह पुलिस के पास जा चुका था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसे एक साधारण हादसा बता दिया। यह मार्कस के लिए काफी था, यह जानकर कि उसकी पत्नी की मौत सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी। वह बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। उसने ऑटो और लियोनार्ड से संदिग्ध की पहचान जल्द से जल्द करने को कहा। उनके पास काम करने के लिए सिर्फ एक धुंधली सीसीटीवी फोटो थी, कोई नाम नहीं, कोई और जानकारी नहीं। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से संपर्क करने का फैसला किया जो कुछ शानदार चेहरा पहचान सॉफ्टवेयर चला सकता था। अगले दिन ऑटो और लियोनार्ड अपने टेक जीनियस दोस्त इमोन टेलर से मिले। उसने फोटो को अपने कंप्यूटर पर डेटा से मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लियोनार्ड बेचैन होकर उसे सटीकता स्तर को 95% कम करने को कहा ताकि चीजें तेजी से हों। इमोन टेलर को यह पसंद नहीं था। उसने कहा कि मानक 99% है और इसे कम करने से गलत लोग सामने आ सकते हैं, लेकिन लियोनार्ड ने उसकी बात नहीं मानी। उसने इमोन टेलर को ऐसा करने के लिए दबाव डाला और आखिरकार इमोन टेलर ने हामी भर दी और यह काम कर गया। उन्हें उनका आदमी मिल गया। पता चला कि यह जस्टिस के राइडर्स गैंग के लीडर का छोटा भाई था। इस नई जानकारी के साथ ऑटो और भी पक्का हो गया कि ट्रेन का धमाका एक गैंग हिट था जिसका मकसद राइवल बॉस को खत्म करना था। इस बीच मार्कस घर पर अपना आपा खो रहा था। देर हो चुकी थी और मटिल्डा अभी तक नहीं आई थी। जब वह आखिरकार घर आई तो मार्कस को पता चला कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। मार्कस ने उसे तुरंत अंदर आने को कहा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड, एक लड़का जिसका नाम सीरियस था, ने उससे बदतमीजी की। मार्कस ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। वह मुड़ा और उस लड़के को वहीं थप्पड़ मार दिया। मटिल्डा ने इसके लिए उसे खूब सुनाया और गुस्से में वहां से चली गई। मार्कस बाद में उससे माफी मांग सका। अगली सुबह जब मटिल्डा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, मार्कस ने उसे कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड को बाद में घर लाए ताकि वह ठीक से माफी मांग सके। इसके थोड़े देर बाद ऑटो और उसकी टीम मार्कस के घर पहुंचे। उन्होंने ट्रेन हादसे के पीछे के आदमी की पहचान बताई। बिना समय गंवाए चारों ने तैयारी की और संदिग्ध के घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे, मार्कस ने उस आदमी से ट्रेन हादसे के बारे में जवाब मांगा, लेकिन उसने बात करने के बजाय बंदूक निकाल ली और उन्हें पीछे हटने को कहा। जैसे ही वे कार में बैठने वाले थे, मार्कस अचानक मुड़ा और उस आदमी की गर्दन तोड़ दी, उसे वहीं मार डाला। ऑटो और उसकी टीम ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। लियोनार्ड चिंतित कि मार्कस के फिंगरप्रिंट पुलिस तक पहुंच सकते हैं, ने डिटर्जेंट लिया ताकि उन्हें मिटा सके। इस बीच इमोन टेलर, जिसे गैंगस्टरों से गहरी नफरत थी, उस आदमी के बेजान शरीर को बार बार लात मारता रहा। लियोनार्ड ने उसे रोकने के लिए कहा और सबको कार में इंतजार करने को कहा जबकि वह गंदगी साफ करता था। डिटर्जेंट लेते समय लियोनार्ड को एक बंधक बनाया हुआ आदमी मिला। घबराकर वह कार की ओर भागा और जल्दी से वहां से निकल गया। बाद में उस रात मटिल्डा सीरियस को मार्कस के साथ डिनर के लिए लाई। खाने के दौरान मटिल्डा ने सुझाव दिया कि मार्कस को एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, यह बताते हुए कि युद्ध और अपनी पत्नी के नुकसान के बाद से उसका घमंड बढ़ गया था। मार्कस ने इसे साफ मना कर दिया, कहा कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। डिनर के बाद मार्कस लिविंग रूम में गया और जस्टिस के राइडर्स के बारे में एक न्यूज सेगमेंट देखा। गैंग अभी भी बाहर था, तबाही मचा रहा था और लोगों को बिना किसी दया के मार रहा था। यह देखकर मार्कस का संकल्प और मजबूत हो गया। उसने जस्टिस के राइडर्स के हर सदस्य को खत्म करने का मन बना लिया। अगले दिन मार्कस ने ऑटो और बाकियों को मीटिंग के लिए बुलाया। उसने जस्टिस के राइडर्स के सदस्यों के बारे में सारी जानकारी मांगी, कहा कि वह उन्हें एक एक करके शिकार करने के लिए तैयार था। इमोन टेलर पूरी तरह से साथ था, मदद करने के लिए उत्सुक था, लेकिन ऑटो को यकीन नहीं था। उसे यह विचार पसंद नहीं आया कि वह एक पूरे नरसंहार में शामिल हो। मार्कस ने ना नहीं सुनी और ऑटो अनिच्छा से मदद करने को राजी हो गया। उन्होंने इमोन के घर जाने का फैसला किया ताकि गैंगस्टरों की पहचान खोज सके। जैसे ही वे जाने वाले थे, मटिल्डा अचानक वहां आ गई। ऑटो घबरा गया और छिप गया, चिंतित कि वह उससे नाराज होगी। उसे यह अपराध बोध नहीं छोड़ रहा था कि उसकी मां को अपनी सीट देना अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मौत का कारण बना। मटिल्डा ने ऑटो को छिपते देखा और पूछा कि क्या चल रहा है। लियोनार्ड और इमोन ने जल्दी से उसके लिए बहाना बनाया, कहा कि वे साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्हें उसके पापा ने बुलाया था और ऑटो बस उनका दोस्त है जो साथ आया था। मटिल्डा खुश हो गई, यह सोचकर कि उसके पापा ने आखिरकार साइकियाट्रिस्ट से मिलने का फैसला कर लिया। इस बीच पहले वाला बंधक, एक युवा लड़का जिसका नाम बशका था, जस्टिस के राइडर्स के लीडर द्वारा पूछताछ की जा रही थी। लीडर ने जानना चाहा कि उसके भाई को किसने मारा और बशका की जान को खतरे में डालकर सच बताने की धमकी दी। डर से बशका ने कहा कि हत्यारों ने बार बार इमोन का नाम लिया। मार्कस के वेयरहाउस में ग्रुप ने जस्टिस के राइडर्स के सदस्यों को वहां खोजने का फैसला किया ताकि मटिल्डा को शक न हो, लेकिन वेयरहाउस का कंप्यूटर पुराना था और कोई हैकिंग नहीं कर सकता था। इमोन ने सुझाव दिया कि वे उसके घर जाएं और उसका कंप्यूटर लें। तीनों इमोन के घर की ओर भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ जस्टिस के राइडर्स के गुंडों को घर पर नजर रखते देखा। जैसे ही वे अंदर जाने की कोशिश करने लगे, गैंगस्टरों ने हमला कर दिया। सौभाग्य से मार्कस की स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग काम आई और उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। लड़ाई के बाद उन्होंने बशका को गैंगस्टर की कार में
में बंधा हुआ पाया और उसे बचाने का फैसला किया। जब वे मार्कस के घर वापस आए, मार्कस ने सबको वहां रुकने को कहा। उसने सोचा कि साथ रहना सुरक्षित होगा और गैंग के और आश्चर्यजनक हमलों से बचा जा सकेगा। एक छत के नीचे इतना समय बिताने से ग्रुप मटिल्डा के करीब आ गया। एक ऐसा बंधन बना जो उन्हें उम्मीद नहीं थी। अगले दिन मार्कस ने कमान संभाली और सबको शूटिंग सिखाई। वह चाहता था कि वे खुद की रक्षा के लिए तैयार रहें अगर गैंगस्टर फिर से हमला करने का फैसला करें। इस बीच जस्टिस के राइडर्स के लीडर को इमोन और ऑटो के बारे में पता चला और उसने अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। उस रात ऑटो और मटिल्डा साथ में शतरंज खेल रहे थे। वे काफी करीब आ गए थे और मटिल्डा ने ऑटो के साथ एक फोटो खींची और इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जब यह हो रहा था, मार्कस और इमोन ने गैंगस्टर के फोन में हैक किया और पता चला कि कुछ जस्टिस के राइडर्स के सदस्य एक बार में इकट्ठा होने की योजना बना रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मार्कस और उसकी टीम पहले से ही बार के बाहर नजर रखे हुए थे, अपने निशानों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गैंगस्टर घर जाने लगे, मार्कस ने समय बर्बाद नहीं किया, उसने उन्हें खत्म कर दिया। इमोन ने मदद करने की कोशिश की लेकिन एक निशाने को खत्म नहीं कर सका, तो मार्कस ने आगे बढ़कर इसे संभाल लिया। अगले दिन जब जस्टिस के राइडर्स फिर से इकट्ठा हो रहे थे, एक गैंग मेंबर की बेटी ने सोशल मीडिया पोस्ट देखी जिसमें ऑटो था। पता चला कि सीरियस ने इसे अपलोड किया था और गैंग मेंबर की बेटी जो सीरियस के ही स्कूल में पढ़ती थी ने इसे देख लिया। दूसरी तरफ लियोनार्ड ने बशका से पूछा कि उसे जस्टिस के राइडर्स ने बंधक क्यों बनाया था। बशका ने खुलासा किया कि उसकी मां ने उसे गैंग को एक जिगोलो के रूप में काम करने के लिए बेच दिया था। लियोनार्ड ने फिर पूछा कि क्या बशका को ट्रेन हादसे के बारे में कुछ पता है। बशका ने कहा कि डेनमार्क में हर कोई इसके बारे में जानता था, लेकिन वह उस समय जर्मनी में उनके संदिग्ध के साथ था। लियोनार्ड हैरान रह गया। पता चला कि वे शुरू से ही गलत आदमी के पीछे थे और जस्टिस के राइडर्स का ट्रेन हादसे से कोई लेना देना नहीं था। कंप्यूटर पर दोबारा चेक करने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि वे गलत रास्ते पर थे। उन्होंने यह खबर मार्कस को बताई जो पूरी तरह से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान को मार डाला था जिसने अब उन्हें डेनमार्क के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों के निशाने पर ला दिया था। गुस्से और निराशा में मार्कस बाथरूम में गया और वहां सब कुछ तोड़ डाला। ऑटो ने उसे शांत करने की कोशिश की। पता चला कि जिस आदमी को वे ढूंढ रहे थे वह ट्रेन स्टेशन पर काम करने वाला एक तुर्की आदमी था जो डेनमार्क में रहता था। ट्रेन हादसा सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी। अगले दिन जस्टिस के राइडर्स के गैंगस्टर सीरियस के घर पहुंचे और ऑटो और इमोन के ठिकाने के बारे में जानना चाहा। यातना देने के बाद सीरियस ने सब कुछ बता दिया। इस बीच मार्कस को कुछ गलत लगा और वह अपने घर की ओर भागा, केवल यह देखने के लिए कि जस्टिस के राइडर्स हमला कर रहे थे। उसने तुरंत मटिल्डा को सुरक्षित किया। गोली लगने के बावजूद मार्कस ने मटिल्डा को अपने कमरे में छिपने को कहा जबकि वह हमलावरों से निपटा था। उसने अपनी बंदूक उठाई और उन्हें एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया, लेकिन चीजें और खराब हो गई। मटिल्डा को गैंग लीडर ने बंधक बना लिया। मार्कस हारा हुआ महसूस करते हुए ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें कहा कि उसे मार दे। जैसे ही सब कुछ खत्म लग रहा था, ऑटो और बाकी लोग वहां पहुंचे और गैंगस्टरों को खत्म कर दिया। मार्कस ने मौका देखते हुए खुद को आजाद किया और लड़ाई में शामिल हो गया। मटिल्डा जिसके बाएं हाथ में गोली लगी थी को मार्कस ने गले लगाया जबकि वे एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। मार्कस ने उससे हर चीज के लिए माफी मांगी लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। वह आखिरकार बेहोश हो गया। बाद में क्रिसमस की रात मार्कस और उसकी टीम को एक साथ देखा गया। इतना कुछ झेलने के बाद मार्कस और मटिल्डा अब ऑटो और बाकियों को परिवार मानते थे। इस बीच फिल्म की शुरुआत वाला बूढ़ा आदमी आखिरकार उस नीली साइकिल को हासिल कर लेता है जिसे वह चाहता था और इसे अपने नाती को गिफ्ट करता है। वह साइकिल बेशक मटिल्डा की थी, वही चीज जिसने इन सारी घटनाओं को शुरू किया था।